काल में स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी, किंतु वह अंग्रेजी शासन का अंत न कर सकी। परंतु उसी के साथ ही आरंभ होता है एक नया अध्याय, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर, जो विभिन्न बुद्धिजीवियों के मध्य का वार्तालाप है। जा रहे हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1857 के विद्रोह को निकट से देखा। इन्होंने लंदन में रहकर 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने मुस्तकबिल पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया अर्थात गरीबी और भारत में अंग्रेजों का गलत शासन। मैंने तथ्यों के साथ ये साबित किया है कि भारत आज इसलिए गरीब है क्योंकि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते। वो शोषण का धन भारत से ब्रिटेन ले जाते। ब्रिटिश शासन स्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इन्हें भारत का पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। दोस्तों, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रथम भारतीय है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की है। इन्होंने 1876 में अन्य राष्ट्रवादियों के साथ कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन संस्था की नींव भी रखी है। अपने काम को कर्तव्य निष्ठा से करने के बावजूद भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मुझे बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से इस सर्विस से हटा दिया था। यह है गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी रगों में स्वतंत्रता खून बहता है। आगे चलकर ये कांग्रेस के नरम दल का नेतृत्व भी करेंगे। यह ब्रिटिश राज हमारे देश के लिए नासूर है और इसे सही समय पर जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर को तो जानते ही हैं। यह उनके पिता रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल में 1851 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। मैंने ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना इसलिए की ताकि समस्त भारतीय एकजुट होकर अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़े। ये है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कलकत्ता के लीडिंग बैरिस्टर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1885 के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। हम सबका परिचय लेने के बाद कांग्रेस के इस जन्म के समय मालूम है। जी अब आप किनका त्याग कर रहे हैं? जी हाँ, अब हम त्याग कर रहे हैं ए.ओ. ह्यूम का, भारत इतिहास के एक अच्छे खासे विवादास्पद व्यक्ति का। क्योंकि उनकी चमड़ी गोरी है, वो इंग्लैंड में पैदा हुए, इसलिए भारतीय इतिहासकारों ने उस पर शक किया कि उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के जन आक्रोश को ठंडा करने के लिए कांग्रेस बनाई, एक सेफ्टी वॉल की तरह। और ब्रिटिश इतिहासकार इन पर इसलिए शक करते हैं कि इन्होंने कांग्रेस बनाकर ब्रिटिश राज के दंगात्मक प्रहार से इंडिया को बचा लिया, कड़ी चालक की तरह। और आज इन सब संदेह और विवादों के बीच आप लोगों के बीच ये अपने दिमाग का सच बयान करना चाहते हैं, जैसे कि सभी लोग दुनिया में एक जैसे नहीं होते। तो आप ही बताइए, सारे अंग्रेज एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन इतिहास में तमीज होनी चाहिए। वो ए.ओ. ह्यूम और जनरल डायर में अंतर करना सीखे। वो मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आजाद में फर्क करना सीखे। यह एक अंग्रेज और रिटायर्ड आईसीएस अफसर हुआ तो क्या हुआ? यह इंग्लैंड की आबोहवा में पले बड़े स्वतंत्रता प्रेमी इंसान ही तो है। इन्होंने ही इंग्लैंड के लोगों से अपील करते हुए लिखा है कि अंग्रेजों, आपका पेट अच्छी तरह भरा हुआ है, आप मजे की जिंदगी जी रहे हैं, आप भारत के असंख्य जनता की भूख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं भारत के गरीब लोगों के हिस्से में है मेहनत और केवल मेहनत, भूख और केवल भूख, बीमारी और केवल मौत। जाहिर है भारत की गरीब जनता के प्रति कोई दर्द मेरे भीतर सुलझा रहा है और मेरे दिल की हकीकत यह है कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता के प्रति मेरे उसी दर्द की
संठान है। इसीलिए मेरे ही देश की ब्रिटिश नौकरशाही ने कांग्रेस को कुचल लिखा और मुझे देश निकाला देकर इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव किया है। लेकिन तुम इंडियंस भी बड़े दिलचस्प इंसान हो। कांग्रेस बनाने पर मुझ पर तो शक करते हो और आजादी के 60 साल बाद एक गोरी चमड़ी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लेते हो। बहरहाल यह मेरी वित्तीय कांग्रेस में तुम इंडियंस के हवाले सौंपता हूँ और देखता हूँ तुम इसे कहां से कहां ले जाते हो। मिस्टर गोखले, भारत का व्यक्ति शांति के साथ भूखा रहता है, शांति के साथ मर जाता है और ये सब ब्रिटिश इस्लामिक द्वारा स्थापित कानून और व्यवस्था के साथ हो रहा है। हमें सूदखोरों से किसानों को बचाना है, हमें कृषि बैंक चाहिए, हमें स्कूल और अस्पताल चाहिए। दादा भाई नौरोजी, हमारी मनुष्यता मानता है कि जिन ऊंचाइयों को छूना चाहती है वहां तक ब्रिटिश से कभी नहीं पहुंचने देगा और हमारी सैनिक योग्यताएं उपयोग के बिना धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और हम अपने ही देश में कुएं से पानी भरने वाले और लकड़ी काटने वाले जैसे जड़ होकर रह जाएंगे। मैंने रूसो को पढ़ा है और वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु व्यवस्था उसे पेड़ियों में जकड़ा है। ये गलत है कि भारतीयों को विदेशियों के हाथों गुलाम रहना लिखा है और उनका धर्म और सामाजिक जीवन पतित और असभ्य है। लेकिन देश में हमारे स्तर पर बढ़े हुए हैं, जनता में गहरा अज्ञान है। जनता हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है, परिवर्तन को नहीं समझती है। किंतु राजनीतिक सच ये है कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलना चाहिए। ये जब तक संभव नहीं है जब तक कि इसमें खुद भारतीयों की भागीदारी ना हो। लेकिन गोखले साहब, हम कभी राजनीतिक मुक्ति के लिए अभी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी लोगों में राष्ट्रता की भावना जगाई जाए और उसे मजबूत किया जाए। कुछ भी हो हम फिर लड़ेंगे और जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। हम मरेंगे या मारेंगे लेकिन हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। तो अभी आपने देखा कांग्रेस समिति का जन्म और उसमें मौजूद मुख्य चेहरे। परंतु कई क्रांतिकारियों का मत या विचार कांग्रेस को लेकर अलग था। वो वक्त पे जानने का कांग्रेस को लेकर क्रांतिकारियों का मन की बात और किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना तन मन अर्पण कर दिया। अरे शांत, सुनो, ब्रिटिश राज के खिलाफ उसी से शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि ये कांग्रेसी करते आए हैं, हम क्रांतिकारियों को इन अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी। हम अंग्रेजों के शोषण के कारण भूखे मर रहे हैं। हम भूख से मरने से अच्छा तो देश के साथ इन अंग्रेज शत्रुओं को गोलियों से उड़ा देना चाहिए और जरूरत पड़े तो खुद भी कुर्बान हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कांग्रेस के इन पूरे तरह से कुछ नहीं होगा। हम नौजवानों को छोटी छोटी टुकड़ियां बनाएं, उन्हें बंदूक चलाना सिखाएं और एक एक अंग्रेज को चुन चुन कर मारे। हम छापा मारे या डाका डाले, लेकिन धन जरूर इकट्ठा करेंगे, उससे हथियार खरीदेंगे और अंग्रेजों के मन में अपनी इतनी दहशत पैदा कर देंगे कि वे खुद हमारा देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए। अंग्रेजों को पपोने से कुछ नहीं होगा, जीव चोरी करने से कुछ नहीं होगा, याचना करने से कुछ नहीं होगा। अंग्रेज हम पर पशुबल से शासन करें तो हमें भी केवल और केवल पशुबल से उनके चंगुल से छूट सकते हैं। अरे इस देश में अंग्रेज केवल 1.5 लाख ही तो है। एक जिले में अंग्रेज हो ही कितने सकते हैं। हम इन्हें चुन चुन कर मारे तो एक ही दिन में ब्रिटिश राज को ढा सकते हैं। समस्या का समाधान केवल जनता की
भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने ही होंगे। ताकत के सामने ताकत से करना होगा, गोली का जवाब गोली से और बम का जवाब बम से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1857 में छापेमार बंधुओं ने पूना में बड़े कमिश्नर रेड की हत्या कर दी। 1907 में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को मारने की कोशिश की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी फौज अधिकारी जेल कोर्ट की पक्की पर हमला किया। और उस समय उसमें नहीं थे, समझ गए, और लेडी कैनेडी मारी गई। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। वायसराय तो घायल हो गया, लेकिन उसका अंगरक्षक मारा गया। बम फेंकने वालों में अमीर चंद, बसंत कुमार विश्वास के साथ-साथ शाहपुरा राजस्थान के प्रताप सिंह भारत भी शामिल थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एओयूम की बनाई कांग्रेस अपना काम कर चुकी थी और दूसरी तरफ क्रांतिकारी स्वराज की मांग कर रहे थे, किंतु इनके मध्य चल रहे मतभेदों के कारण कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह कांग्रेस के भी दो चेहरे बन गए, एक थे नरम दल, दूसरे थे गरम दल। मित्रों, ये लॉर्ड कर्जन है। 1899 से 1905 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके वक्त ही भारत में 50 लाख लोग अकाल से मारे गए। 1904 में समाचार पत्रों के मुंह पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पट्टी बांधी गई और 1905 में षड्यंत्रपूर्वक बंगाल के टुकड़े कर दिए गए, जिसका बवाल आप देखने वाले हैं। पहले आप लॉर्ड कर्जन और उसके माध्यम से अंग्रेजों के उस घमंड को समझने की कोशिश करें जिससे हम 150 वर्षों से प्रशासित और पीड़ित हैं। खबरदार, केवल अंग्रेज ही अपने जंग घटा फॉरवर्ड के द्वारा इंडिया पर शासन करने योग्य है, इंडियंस नहीं। गॉड ने हम अंग्रेजों को इंडिया पर रूल करने के लिए चुना है और तुम इंडियंस इसे कान खोल कर सुन लो। इंडिया को फ्रीडम देना गॉड की इच्छा के अगेंस्ट है। तो सुना आपने, ये सन 1900 में ब्रिटिशर्स का माइंडसेट, जिसकी प्रतिक्रिया में दो भारतीय माइंडसेट तैयार हुए, पहला गरम दल, दूसरा नरम दल। ये है नरम दल के प्रतिनिधि गोपाल कृष्ण गोखले, जो ब्रिटिश राज से विरोध करने का अभी कोई खतरा मोल नहीं लेता। ये है गरम दल के प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक। और ये है सन 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसने कांग्रेस को दो दलों में विभाजित कर दिया। ये गोपाल कृष्ण गोखले भाषण कर रहे हैं। तिलक साहब, हमें भारत में ब्रिटिश राज का पूरा सहयोग करना चाहिए। एक तो स्थिति की घटनाओं को देखते हुए ब्रिटेन ने हिंदुस्तान में अच्छा काम किया है, और दूसरी बात ये कि ब्रिटिश राज का भी कोई विकल्प नहीं है और बहुत समय तक विकल्प हो भी नहीं सकता। नहीं गोखले जी, हमारे शासन का विकल्प ब्रिटिश राज में नहीं हो सकता है। हमारे शासन का विकल्प केवल हमारा राज्य स्वराज्य है। गोखले जी, हम इस देश में ब्रिटिश राज्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और कांग्रेस को 1906 के स्वराज्य के फैसले से पीछे हटने नहीं देंगे। उस आग को जगा रहे हैं जिसने कांग्रेस को जलाकर राख कर दिया। ये देशभक्त नहीं, देशद्रोही है और इन्होंने अपना ही मुंह काला कर दिया। भगवान ऐसे देशभक्तों से हमें बचाए।
नाम से ज्यादा जानते हैं, किंतु मेरा नाम है अरविंद घोष। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बीच मेरे दिमाग की नसों में बहते हैं। मेरा मानना है कि हमारे सभी आंदोलनों का लक्ष्य है स्वतंत्रता। राष्ट्रता भी एक धर्म है जो स्वयं भगवान से आता है। राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे लिए ऑक्सीजन है, आजादी हमारी सांस है। यदि हमें जिंदा रहना है तो हमें आजादी चाहिए ही। आजादी के बारे में आपके क्या विचार है? अरविंद घोष, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर सरकार आज मुझसे कहे कि ये लो स्वराज है, तो मैं कहूंगा ऐसी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, और ऐसी कोई चीज मुझे प्राप्त नहीं करना जो मैंने स्वयं के हाथों से प्राप्त नहीं की हो। लाला जी, आजादी के बारे में पंजाब के साथी क्या सोचते हैं? अरविंद बाबू, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि हमें भीख मांगने से घृणा है। हम सरकार से अपील करने वाले मुख को बंद करें और जनता से अपील करने वाले मुख को खोले। हम सरकार से भीख मांगना बंद करें। महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? जी लाला जी, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि हमारी समस्या का समाधान अंग्रेजों से प्राप्त करके नहीं बल्कि उनका बहिष्कार करने से होगा। यद्यपि हमारे पास हथियार नहीं है, परंतु हमें हथियारों की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बहिष्कार ही हमारा जबरदस्त आधुनिक हथियार है। हमें यह पता है कि सादा शासन मुट्ठी भर अंग्रेज करते हैं, वह भी हमारी सहायता से। यदि हम इनकी सहायता न करें तो निश्चित रूप से भविष्य हमारे हाथों में होगा। हम साफ तौर पर स्वराज की मांग कर रहे हैं। हम जिस दिन अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेंगे, स्वराज सब ही आ जाएगा। मुझे स्वराज अंग्रेजों की खैरात के रूप में नहीं चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा मैडम, अंग्रेजी कर्मचारी के स्थान पर हिंदुस्तानी कर्मचारी आ जाने से देश का स्वराज नहीं आएगा। हमें ये करना होगा कि भारतीय अंग्रेजी सरकार में भारतीय युवाओं को नौकरी के लिए देना बंद करना होगा, तब जाकर हम ब्रिटिश शासन को असंभव बना सकेंगे। जी हाँ, मैं भी सोए हुए भारतीयों को जगाना चाहती हूँ। हम सब उठें और इस मातृभूमि के लिए त्याग करें। भारत अंग्रेजों की मेहरबानी से नहीं, बल्कि अपने बेटों की गर्भ खून और अपनी बेटियों की आंसुओं से अपनी आजादी लेगा। जी हाँ, सही कहा आप सभी ने। वंदे भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय। आप सभी इनको इस पोशाक में देखने के आदी नहीं है। काफी कपड़े जो पहन रखे हैं इन्होंने, पर सच तो यह है कि इन्होंने अभी तक इस देश की हकीकत को नहीं जाना है। जिस दिन ये जान लेंगे ये लंगोटी मार लेंगे। मित्रों, इनका परिचय आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता है, कौन नहीं जानता इनको, और मुश्किल इसलिए क्योंकि आत्मा की तरह आदर्श है, जीवन के आदर्शों की तरह सूक्ष्म। इस देश के हजारों चौराहों पर लगे इनकी मूर्तियों को हर साल माला पहनाकर हम इन्हें नहीं जान सकते, और 30 जनवरी को राजघाट पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वैष्णव जंतु तेरे गले को भजन कह के भी हम इन्हें नहीं जान सकते। इन्हें सिर्फ अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, बहुत गहरे अपने भीतर एक इंसानी संवेदना की तरह, एक मानव मूल्य की तरह। हर चीज का और हर तरह का डर पैदा करने वाली इस डरावनी दुनिया में अगर आप निर्भीक हैं, हिमालय की तरह निर्भीक, तो आप गांधी को जान सकते हैं। यदि आप अपने स्वार्थ को छोड़कर पराई चीज को जान सकते ही नहीं बल्कि उसे दूर करने में शरीक हो सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। आप अपनी आत्मा को टटोलें, ना कि अपने स्वार्थ को, अपनी आत्मा को। तब आप जान सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से वास्तविक सच को जान सकेंगे, तभी आप गांधी को जान सकेंगे। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को पीड़ित करना या मारना पसंद है, और आप हम सब में एक पशु है जो हिंसा करवाता रहता है। यदि आप उस हिंसात्मक व्यवहार को छोड़ सकते हैं, इतना ही नहीं दूसरे के द्वारा किए गए हिंसात्मक दुर्व्यवहार को निर्भीकता से सहन कर सकते हैं, तो आप गांधी को जान सकते हैं। जब कभी आपके जीवन में कोई निर्णय लेने का अवसर आए और आप वह फैसला आप अपने स्वार्थ में या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हित में ना लेकर किसी गरीब या पीड़ित व्यक्ति के हित में लेते हैं, तो आप इस महात्मा को जान सकते हैं। गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद।
बाबा चलना चाहिए? गांधी बाबा जिंदाबाद, 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 गांधी बाबा जिंदाबाद। क्या हुआ किसानों, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों? बाबू, हम सभी चंपारण के किसान हैं। वहाँ के अंग्रेज हमको चावल की खेती बोने नहीं देते, वो हमसे जबरन डंडे मार मार के नील की खेती करवाते। बाबू, अब आप ही बताएंगे हम क्या करें। बाबू, आप चंपारण के सभी किसान अपने खेतों में नील हरगिज नहीं बोएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग नील हरगिज नहीं बोओगे, आप अपने खेतों में चावल ही बोओगे। पर इसे तो हमें जेल में डालेंगे। बाबू, हाँ, तुम सभी किसान जेल में रहोगे, लेकिन आप लोग अपने खेतों में नील बिल्कुल नहीं बोओगे। वे हमारी झोपड़ियां भी जला देंगे। बाबू, हम वापस से छप्पर बांधेंगे, लेकिन आप लोग नील बिल्कुल नहीं बोओगे। लेकिन वे हमारी जमीन हड़प लेंगे। मैं आपकी जमीन का मुकदमा लड़ूंगा और आप सभी को आपकी जमीन दिलाऊंगा, लेकिन आप लोग नील बिल्कुल नहीं बोओगे। आप तो यहाँ से चले जाओगे बाबू, लेकिन ये अंग्रेज हमारी जमीनें हड़प लेंगे। आप लोग एक बात बताइए, ये जमीन है किसकी, हमारी या फिर इन अंग्रेजों की? हमारी। तो इस पर क्या बोना चाहिए और क्या नहीं बोना चाहिए, इसका फैसला किसे करना चाहिए, हमें या फिर इन अंग्रेजों को? हमें। ये अंग्रेज अपने ज्यादा मुनाफे के लिए हमको चावल की बजाय नील बोने के लिए कहते हैं, तो हम गलत हैं या फिर ये अंग्रेज? तो हमें गलत चीज का साथ देना चाहिए या फिर सही चीज का? सही चीज का। तो नील ना बोने का फैसला हम खुद किसान को करना चाहिए या फिर चंपारण के सभी किसानों को? चंपारण के सभी किसानों को। लेकिन अंग्रेज हमें डंडे मारते हैं बाबू। और डंडों से हमें बहुत दर्द होता है। हाँ, डंडों से होता है दर्द, लेकिन आप लोग अपने गुलामी के दर्द को समझो, अपने भूखे बच्चों पर हो रहे अन्याय का दर्द को समझो। उनके उस दर्द के सामने आपका शरीर का दर्द कुछ भी नहीं है। डंडा खाते समय यह महसूस करो कि आप एक सच्ची लड़ाई के लिए लड़ रहे हो, जिसमें आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपको इस लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता है, आपको कोई नहीं हरा सकता है। भारत माता की जय। गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद। साथियों, बाबू ने हमारी समस्या का समाधान करके हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब हमारे घर में अन्न आएगा, घर में खुशियाँ आएगी। अब हमारे बीवी बच्चे भर पेट के खाना खा सकेंगे। साथियों, हम सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ये। You black-blooded Indians, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? कितनी बार समझाया कि तुम सब केवल नील बोओगे, तुम चावल नहीं बोओगे। हम नील नहीं बोएंगे, तुम केवल नील बोओगे, नील बोओगे, नील तुम केवल नील बोओगे, हम चावल बोएंगे, फिरेंगे। तुम केवल नील बोओगे। Oh my God! हम चावल बोएंगे। मारी मेरे नील बोओ। चलो, हम चावल बोएंगे। नील नहीं बोएंगे। नील नहीं बोएंगे। नील नहीं बोएंगे। गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा। चंपारण के इस किसान आंदोलन से मेरे जहन में दो बातें बहुत ही साफ हो गई है। पहली बात तो यह है
कि एक ईमानदार व्यक्ति का बड़ा सपना क्या होना चाहिए। बड़ा सपना कोई पद, प्रतिष्ठा या फिर पैसा प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। बड़ा सपना ऐसे गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना और ऐसे गरीब किसानों के साथ लड़ाई लड़ना होना चाहिए। और मुझे मेरे जीवन के अंतिम सांस तक ऐसे ही लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। दूसरी बात जो मेरे जहन में स्पष्ट हुई है वह यह है कि अगर मुझे इन नंगी पीठ वाले गरीबों के लिए लड़ाई लड़नी है तो मेरे शरीर पर भी यह भारी भरकम वस्त्र शोभा नहीं देते। सरकार ने कहा अच्छा बाबा जिसको लगान देने दो, जिसको नहीं देनी मत दो।